देश की संसद में विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि सदन में हंगामा मच गया। सरकार के पास सटीक जवाब नहीं, लिहाजा पतली गली से निकलने को मजबूर होना पड़ गया। कांग्रेस के सांसद से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, साथ ही साथ संजय सिंह, इन सांसदों ने अपने सवालों से मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है। वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी कि एक बार फिर से राघव चड्ढा ने सदन में ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसने मोदी जी के मित्रों की घटिया खड़ी कर दी है। हलचल मची हुई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन शुरुआत संजय सिंह से, जहां उन्होंने एक ऐसा विषय सदन के पटल पर रखा जिसके बाद मोदी के मंत्री का इस्तीफा तक मांग लिया। इस संसद से कुछ किलोमीटर के दूर मान्यवर पालम के क्षेत्र में एक अग्निकांड हुआ और उस अग्निकांड में राजेंद्र कश्यप जी का पूरा परिवार समाप्त हो गया। मान्यवर पूरा परिवार, उनका बड़ा बेटा, 2 बहुएं, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी। मान्यवर 9 लोगों की जान चली गई। मान्यवर और मां और बेटी को जलने के बाद अलग नहीं किया जा सका। जान तो गई 9 लोगों की, लेकिन चिताएं 8 जल पाई। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मान्यवर, जब वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके बच्चे कह रहे थे हमें बचा लो बचा लो, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गईं उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी। सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की तरफ से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों हंसी आ रही है। मान्यवर सीढ़ियां नहीं खुली मान्यवर। और तो और छोड़िए, जो सेफ्टी जाल रहता है, सेफ्टी का जाल फायर ब्रिगेड के पास नहीं था कि उस सेफ्टी के जाल में वो लोग कूद के अपनी जान बचा सकें। और तो और मान्यवर, बगल में गद्दे की दुकान थी, वो गद्दे वाला कहता रहा हम ये गद्दा लगा देते हैं, ये बच्चे कूद जाएंगे, इनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो गद्दा भी नहीं लगाने दिया गया। यानी कि ये सरकारी लापरवाही के कारण की गई हत्या है मान्यवर। और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। और कल दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा मान्यवर कि इसमें गलती तो उसी परिवार की थी। इतनी निर्दयता आप लाते कहां से हैं? इतनी निर्दयता आप कहां से लाते हैं? आपने कहा उस परिवार ने होजरी का काम कर रखा था, कॉस्मेटिक के सामान रखे थे, इसलिए वो आग लगी और अग्निकांड हुआ। मैं यहां के मंत्री को भी चाहता हूं कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनका इस्तीफा होना चाहिए। सुना आपने, मंत्री को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि ऐसे हादसे और ऐसी चूक लगातार अपने देश में देखी जा रही है, फिर भी कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में इस विषय को सदन में उठाकर संजय सिंह ने जरूर सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। खैर, सदन में हंगामा तो तब मच गया जब सांसद धर्मेंद्र यादव ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लेकर कृषि मंत्री से जवाब मांग लिया। 2014 का माननीय मंत्री जी अपना घोषणा पत्र पढ़िए, और उस घोषणा पत्र में आपने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को हम लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आप जानते हो C2 + 50%। मेरा स्पेसिफिक सवाल है माननीय मंत्री जी से और इस सरकार से कि 2014 में सरकार बनाने के लिए जो किसानों को गुमराह किया आपने, कि हम स्वामीनाथन लाएंगे, आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नंबर 1। और अध्यक्ष जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी आधा 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 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आइए माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मंत्री महोदय बैठे बैठे मत बोलिए। माननीय मंत्री जी सुनो। माननीय मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं धर्मेंद्र यादव जी क्यों गुस्सा हो जाते हैं। सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों धर्मेंद्र यादव जी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि गहमा-गहमी काफी देर तक यूं ही चली, लेकिन इसी बीच जब बोलने के लिए खड़ी हुई समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज, तो उन्होंने अमृतकाल और ट्रंप के सनकीपन को लेकर सरकार को जमकर सुनाया। ये अमृतकाल नहीं है, ये कर्ज काल चल रहा है अध्यक्ष महोदय। लगता है कागजों पर बजट बहुत बड़ा है, लेकिन जनता के लिए जगह बहुत छोटी है अध्यक्ष महोदय। ऊपर से बजट चमक रहा है, नीचे से घर का बटुआ फट रहा है। कागजों में तो सरप्लस लिखते हैं, लेकिन जिंदगी तो EMI भरते भरते कट रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बजट पीछे छूट रहा है, डेब्ट तो एसेट से तेज भाग रहा है अध्यक्ष महोदय। ये कैसा अमृत काल है जहां आम हिंदुस्तानी का भविष्य गिरवा रखा जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई के दौरान
अमेरिका ने कहा कि उन्होंने भारत को दूसरे देशों से तेल लेने के लिए अलाउ किया। अलाउ ये सिर्फ शब्द नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सॉवरेनिटी पर सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार चुप क्यों रही। सबसे सरकार के जो ये लोग रोज बड़ी बड़ी बातें करते हैं अध्यक्ष महोदय, वो आज किसी दूसरे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ जैसे शब्द सुनकर चुप बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट निक्सन की धमकी को नकारा था, अटल जी ने पोखरण के जरिए दुनिया को जवाब दिया था। आज हम अलाउ सुन रहे हैं और सरकारी किसी व्यक्ति की तरफ से ट्वीट नहीं आया अध्यक्ष महोदय। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये कैसा आत्मनिर्भर सरकार है, ये कैसा देश है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी, चिप भी विदेश का है, AI भी विदेश का है, तेल भी विदेश का है, ऊपर से इजाजत भी अमेरिका दी हमें। ये कैसा आत्मनिर्भर पल रहा है अध्यक्ष महोदय। सुना आपने, विपक्ष के सांसदों ने सदन में वो बुनियादी मुद्दे उठाए हैं जिसे आम जनता रोजाना झेल रही है। हालांकि इसी बीच एक बार फिर से राघव चड्ढा ने सदन में ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसने मोदी जी के प्रिय मित्रों की चिंता बढ़ा दी है। वो भी सुनिए। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकूं। वाकई जब उपभोक्ता 1-1 MB के पैसे दे रहा है तो फिर उसका इस्तेमाल न किए जाने पर उसे एक्सपायर कर दिए जाने का जो खेल है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मुद्दा राघव चड्ढा सदन में पहले भी उठा चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार पर इसका कोई दबाव देखने को मिलता है या नहीं। खैर, इस बीच ईरान और अमेरिका की लड़ाई को लेकर अपने देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस के सांसद अमर सिंह ने सरकार से तगड़े सवाल दागे, वो भी सुनी। मेरी 2-3 बातें मैडम आपसे पूछनी है चेयरमैन साहब आपके थ्रू। एक तो अभी 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहा है, तो आप गैस का, पेट्रोल डीजल का प्राइस आप बढ़ा नहीं रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन है तो कैसे आप बढ़ाओगे, लेकिन आप 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को या 1 मई को आप बढ़ाएंगे। मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं
कि साहब जब $20 क्रूड ऑयल आ गया था, $40 आ गया, तब आपने एक्साइज बढ़ा के लोगों को राहत नहीं दी थी। इस बार एक्साइज कम करके लोगों को राहत दीजिए, ये हमारी आपसे मांग है। इस बार लोगों पे, कॉमन मैन पे क्रूड ऑयल और गैस, उसकी महंगी पेट्रोल ना करिए, ये हमारा आपको बेनती है। दूसरी उसमें मेरी बात आपसे है कि जो इन्फ्लेशन कंट्री में अब बढ़ेगी उसका आप क्या करेंगे। तीसरा जो मैं पूछना चाहता हूं, रशिया और ईरान अपन को $10 से $12 पर बैरल सस्ता देते थे, रिबेट देते थे, रुपये में हमारे से लेते थे। अब आप स्पॉट मार्केट से खरीद रहे हैं ऑयल और गैस। तो ये जो लॉस हमारा हुआ है कि किसी के प्रेशर में हमने ईरान और रशिया का ऑयल और गैस लेना बंद किया। मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, आप इस हाउस को, इस ऑगस्ट हाउस को बताइए कि उसमें जितना फाइनेंशियल लॉस होगा उसका कौन जिम्मेदार है। ये मुल्क क्यों भरे। अगर आप लोगों का कोई पॉलिटिकल डिसीजन हुआ तो ये मुल्क का कसूर नहीं है, ये आप लोग बताइए कितना लॉस होगा और वो लॉस की भरपाई कौन करेगा, वो आप बताइए, क्योंकि ये मुल्क का उसमें डॉलर्स में रुपये टू डॉलर। अच्छा, रुपये अपना 94 रुपए पे हो गया आपका, अब सारा कुछ बढ़ गया है, उसका आप क्या करेंगे। दूसरा, तीसरी बात जो मैं इस पे कहना चाहता हूं, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब 77% इंपोर्ट होता था क्रूड ऑयल का, अब 88 या 89% है। ओएनजीसी के पास सरप्लस पैसा पड़ा था, आज 80,000 लोन पे हैं। क्या हुआ है 10-11 साल में, हमारी इंटरनल प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी, उसका सवाल का जवाब दीजिए।